दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएचएसएल के 12 अप्रैल का टियर 1 का सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश पेपर। आपको मालूम होगा कि सीएचएसएल में 25 सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो महज 8 से 12 मिनट में आप सारे सवाल हल कर सकते हो और यकीन मानिए ये आपकी सिलेक्शन में एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल एग्जाम निकालो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपके सामने वर्ड है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब होता है निष्कर्षण। ये एक तरीके से निष्कर्ष से पहले की एक सीढ़ी है। तो आप इसे इंग्लिश में लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस आउट ऑफ अज्यूम्ड प्रेमिस। जो भी आपने प्रेमिस अज्यूम किया है उससे निकला हुआ लॉजिकल कंसिक्वेंस। दूसरा है डिफरेंस, इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट। तीसरा है सब्जर्वियंस। सब्जर्वियंस का मतलब होता है अत्यधिक आज्ञाकारी होना। अत्यधिक इसकी एक सिनोनिम है वो हम देख लेते हैं। ओ बी ऑब्सिक्वस, क्यू यू आई ओ यू एस, ऑब्सिक्वसनेस। मतलब इसे आप हिंदी में जी हुजूरी भी कह सकते हो। जी हुजूरी, ठीक है। और अंतिम ऑप्शन है प्रेफरेंस। इसका मतलब आपको मालूम होगा प्राथमिकता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। A large bundle found for storage or transportation. You have got four options: baby, bouquet, bale, and brood. If you observe these words, these are the words which represents a group or collection of things. So baby is baby of girls or woman. Bouquet of flowers. Bale of cotton और क्लोथ, इसे आप हिंदी में गट्ठर बोल सकते हो। ब्रूड ऑफ चिकन्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्रूड का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल hen and her brood of chickens। देखते हैं अगला सवाल। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला वर्ड है डेफिनेटली। आपने पढ़ा होगा डेफिनेट का मतलब होता है DEFINITE, डेफिनेट, और इसमें LY जोड़ दो डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये आपकी स्पेलिंग गलत है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो बाकी के वर्ड्स हैं ये हम देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस, इसका क्या मतलब होता है? अस्तित्व। एग्जिस्टेंस की कुछ सिनोनिम्स हम सीख लेते हैं, जैसे हो गया आपका सर्वाइवल और सब्जिस्टेंस। मिस्चीवियस का क्या मतलब होता है? शरारती, DELI, डेलिंक्वेंट, ठीक है। वायलेंस, हिंसा। अगला सवाल है एप्रोप्रिएट फिलर्स पे। फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सी वॉज ग्रेटली डैश बाय द नाइटमेयर सी हैड। अब आपके पास चार ऑप्शन है। फियर्ड का मतलब आपको मालूम होगा, फियर्ड होता है भयभीत। परटर्ब क्या क्या मतलब होता है? समथिंग ट्रबल्ड इन माइंड। ड्रेडेड का क्या मतलब होता है? ये भी भयभीत ही होता है। और फोर्थ ट्रेम्बल का मतलब कांपना, जो कि आपको मालूम होगा। तो सी वॉज ग्रेटली डैश बाय द नाइट वेयर सी हैड। तो उसे रात को कुछ ऐसा सपना आया जिससे वो बिल्कुल ट्रबल्ड हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। सो द एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन 2, द परटर्ब्ड। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो ये नरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। नरेशन में दो चीजें होती है, आपको पता होगा। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? सेड,
अरुण टू द रिसेप्शनिस्ट, यानी कि ये पास्ट टेंस में है। तो आपकी जो कन्वर्जन होगी जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी पास्ट में ही रह जाएगी। ठीक है। और हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। तो आई लाइक ये हो गई आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टू पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, सेड अरुण। अब इन चारों ऑप्शन को देखते हैं, जहां भी सेड अरुण होगा उसको हम कम से कम छांट सकते हैं। तो अरुण टेल्स, ये प्रेजेंट में है, इसको काट दिया हमने। अरुण इज टेलिंग, ये भी काट दिया। अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट, अरुण टोल्ड द रिसेप्शनिस्ट। तो ये दोनों आपके पास्ट टेंस में है। अब हम आते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे। आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। तो लाइक शुड हैव बीन कन्वर्टेड टू लाइक्ड। जहां भी आपके ऑप्शन में लाइक्ड हो वो आपका सही आंसर हो सकता है। इन दो बचे हुए ऑप्शंस में से ही विल लाइक, तो इसका मतलब जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ढेर सारे सवाल करने हैं और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल करना है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है। तो जब भी हमें एरर ढूंढना हो तो हमें जो दिए हुए सेंटेंस को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है और सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ना है। देखते हैं। एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स आर अलाउड। अब ये क्या है? ये पैसेंजर्स जो है एक नाउन है। इस नाउन से पहले जो कुछ भी लगेगा वो एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है। तो क्या हम एक वर्ब को एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, हम यूज कर सकते हैं। अगर ये लिमिट है और लिमिट के हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाएं, पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स V3। अगर लिमिट से हम लिमिटेड यूज करें यहाँ पर तो दैट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव। और यहाँ पे यही चीज हो रहा है। यहाँ पे हमें लिमिटिंग की बजाय लिमिटेड का इस्तेमाल करना है और इससे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो आपकी एरर है ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। द गिवन वर्ड इज विसिएट। विसिएट का क्या मतलब होता है? टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव और टू डिस्ट्रॉय। हिंदी में अब इसे दूषित करना कह सकते हैं। आप इससे एक सेंटेंस बनाकर देख लो। एग्जाम्पल ले रहे हैं। द सॉल्यूशन शुड बी फ्री फ्रॉम should be free from metals as it may vitiate the report। ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? वायलेट। वायलेट का क्या मतलब होता है? उल्लंघन करना। ठीक है। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देख लें। कॉन्ट्रावीन, इनफ्रिंज और एक और ले लो, इनफ्रैक्ट। इनफ्रैक्ट एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। आप यदि किसी कोर्ट जजमेंट को देखोगे तो ये इनफ्रैक्ट वर्ड काफी देखने को मिलेगा। इनफ्रिंज, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो आप ये इनफ्रिंज अपॉन, ये सब ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा शब्द है अफर्म। अफर्म का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को एम्फेटिकली स्टेट करना, एम्फेटिकली। ठीक है। तीसरा शब्द है एनल। एनल का क्या मतलब होता है? रद्द करना। और इत्तेफाक से कैंसिल का मतलब भी रद्द करना ही होता है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ सिनोनिम्स जानेंगे। एक वर्ड है एब्रोगेट। ठीक है। दूसरा शब्द है इनवैलिडेट, रिसेंड। अब मैं आपको क्यों साथ ही साथ सिनोनिम्स बता रहा हूं। यदि आप किसी भी सेट को या कहीं भी कोई भी वर्ड आपके सामने एनकाउंटर हो तो आप उससे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं कम से कम 3 से 4 आप जरूर देखें। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी और किसी भी तरह के एग्जाम में, एसएससी हो या कोई भी तरह, रेलवे हो, बैंकिंग हो, इस तरह के एग्जाम में ये आपकी वोकैबुलरी आपको बहुत आगे ले जाएगी। अगला सवाल है
4 जम्बल्ड सेंटेंस पे, और इन 4 जम्बल्ड सेंटेंस को आपको रीऑर्डर करना है। ठीक है, देखते हैं 4 ऑप्शंस। मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस में आप सीधे ऑप्शंस देखेंगे और ओपनिंग सेंटेंस ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आपके पास सी, बी, डी, ए, ये चारों ही क्लॉज आपके ओपनिंग सेंटेंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला, वी फाउंड बोथ टू बी वेरी क्वाइट। वी फाउंड बोथ, इट इज टॉकिंग अबाउट बोथ, सो इट कैन नॉट बी आवर ओपनिंग सेंटेंस। बी देखते हैं, लेटर व्हेन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। लेटर मीन्स इससे पहले भी कुछ इन्होंने किसी चीज की चर्चा कर रखी होगी, तो ये भी आपकी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगी। देन कम्स दिस ऑप्शन नंबर सी, द मेहराज वर न्यू कमर्स टू द नेबरहुड। ओके, देन माई वाइफ एंड आई called on them to ask if they needed any help. I called on them. This gives you the hint. मेरी वाइफ और मैंने किसी को बुलाया। आप कॉल ऑन का मतलब समझ लें, कॉल ऑन का क्या मतलब होता है। कॉल ऑन का मतलब होता है टू आस्क अ पर्सन टू डू समथिंग। इसको कॉल अपॉन भी कह सकते हो। तो माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू आस्क इफ दे नीडेड एनी हेल्प। कॉलिंग ऑन देम मीन्स महराज को बुला रहा हूँ, इसका मतलब डी आपकी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगी। तो आपकी ओपनिंग क्लॉज क्या होने जा रही है, आपकी ओपनिंग क्लॉज होने जा रही है सी। तो जो भी ऑप्शन जहां पर सी आपका पहला सेंटेंस है वो आपका राइट आंसर होगा। सी डी ए बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू अंडरलाइन इडियम। अब इस तरह का सवाल में आपको ज्यादा कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसकी मीनिंग आती है तो आप इस सवाल को हल कर पाओगे, वरना इसे आप छोड़ दोगे। सी मे बी द प्रिंसिपल बट इट्स द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हु रूल्स द रूस्ट। इस सेंटेंस को पढ़ के भी पता लगता है कि हो सकता है वो प्रिंसिपल हो, लेकिन एक्चुअल में ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है जिसकी चलती है। सो रूल्स द रूस्ट का मतलब ये होता है टू हैव मोस्ट कंट्रोल और अथॉरिटी इन अ ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, इज प्रूव्ड राइट, इज इन कंप्लीट कंट्रोल। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। क्वेश्चन है, माई हैंड्स वर ईगर फॉर टोर अप दैट ऑफर लेटर। तो आप टोटली इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये जो है एक स्पेशल तरीके का सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट है। नाउन प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव, और यहाँ पे नाउन जो होता है इन जनरल दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं इसे। तो जैसे आप परमिशन टू एंटर, परमिशन के साथ आपने क्या लगाया है, एंटर। एबिलिटी टू अचीव, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करेंगे तो हम इसके बाद में टू ही यूज करेंगे। तो अगर हम इसी चीज को अगर हम रिप्लेस कर दें, मान लो स्किल से, स्किल इन क्रंचिंग नंबर्स। ठीक है, स्किल इन क्रंचिंग नंबर्स, एप्टीट्यूड फॉर फिगर्स। तो आप देख पा रहे हो कि ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि यहाँ पे टू ही लगेगा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में टू ही लगना है, ये कुछ भी हो सकता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ कंप्लीट लर्निंग विच प्रीपोजिशनल स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड आफ्टर विच नाउन। सो इन दिस केस दिस इज गोइंग टू बी माई हैंड्स वर ईगर टू टीयर अप दैट ऑफ लेटर। तो आपको टीयर अप जो है वो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हो गई। अगला सवाल है, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो हम चारों ऑप्शन देखते हैं। एक्सीड, ई एक्स सी ई डी, एक्सीड का क्या मतलब होता है, टू बी मोर देन समथिंग। देख लेते हैं, इस एसोसिएटेड सिनोनिम्स भी देख लेते हैं फिर। टी आर ए एन एस सी ई एन डी, ट्रांसेंड एंड सरपास। ठीक है, दूसरा है एड्रेस। एड्रेस का क्या मतलब होता है, संबोधन करना। एड्रेस अ रैली, एड्रेस अ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तीसरा वर्ड है ए डबल एन ए एक्स। ए डबल एन एक्स कोई वर्ड नहीं होता है। एक्चुअल वर्ड जो होता है वो होता है ए डबल एन ई एक्स, एनेक्स। और एनेक्स का क्या मतलब होता है, टेक ओवर और सीज। और आप इसके लिए एक सिनोनिम भी यूज कर सकते हो, एरो गेट, हड़प लेना एक्चुअली। ठीक है, और अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास।
आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। तो देखते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर। मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट द थिंग्स, ऐसे सेंटेंस में और ऐसे क्वेश्चंस में हम इस मोस्ट को बारी बारी से इन ऑप्शन से रिप्लेस करेंगे और देखेंगे वो सही है या गलत। ईच द थिंग्स, ये गलत है। मैनी द थिंग्स, ये भी गलत है। ऑल दी थिंग्स, सारी चीजें। तो सारी चीजों की लिस्ट बनाओ जो आप करोगे जब आपका लॉकडाउन ओवर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है एंटोनिम पे, ऑगमेंट। ऑगमेंट का क्या मतलब होता है? ऑगमेंट मतलब होता है टू इंक्रीज और बिल्डअप भी कह सकते हो आप, एम्पलीफाई भी कह सकते हो आप। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और इसके जो भी तो वो ऑप्शन जो इसके बिल्कुल विपरीत होगा उसे आपको मार्क करना है। मल्टीप्लाई का भी मतलब वही होता है, वृद्धि करना ही होता है। ठीक है, एम्पलीफाई का मतलब भी वही होता है, वृद्धि करना, बढ़ाना। डिक्रीज मीन्स घटाना और इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, नीडलेस टू से। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट, एक्यूरेसी। ठीक है, इसको आप एग्जैक्टनेस भी कह सकते हो, एग्जैक्टनेस। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगी इसकी? एक्यूरेसी, पहला ही ऑप्शन है आपका, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। बाकी के 3 वर्ड्स देख लेते हैं। वेगनेस, वेगनेस का क्या मतलब होता है? टू नॉट बी क्लियर। ठीक है, तो साथ ही साथ हम सिनोनिम्स जानेंगे। ब्लरीनेस, ब्लड यानी कि ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योर एडजेक्टिव है और ऑब्सक्योरिटी नाउन है। ठीक है, स्टिमेशन क्या होता है? इसका मतलब आंकलन। ठीक है, इसकी एक मीनिंग जान लें, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, नेग्लेक्ट क्या मतलब होता है? उपेक्षा करना। इसके लिए वर्ड्स होंगे आपके, डेरेलिक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज होने वाला बहुत ही कॉमन वर्ड है। और बी इनडिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, आइंस्टाइन स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। इस पार्ट में आपका एरर है, ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। सक्सेस तो एक नाउन है। ठीक है, तो वुड के साथ क्या लगेगा? V3। विल के साथ V1 लगेगा, वुड के साथ V3 लगेगा। तो इसलिए जो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन लाइफ दैट ही वुड नेवर सक्सेस। इस पार्ट में आपका एरर है, आप इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू पुट वंस फूड इन वंस माउथ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू से और डू समथिंग दैट यू शुड नॉट और दैट एम्बेरस यू। ऐसी चीजें करना जिससे आप एम्बेरस्ड हो जाओ। सो इसके 4 ऑप्शन हैं। टू डेलिबरेटली प्रोवोक समवन, टू गैदर ऑल ऑफ one's रिसोर्सेज, टू बी डिसऑर्डरली एंड स्टूपिड। फोर्थ ऑप्शन है टू एक्सीडेंटली एम्बेरस और अपसेट समवन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव पैसिव में आपको क्या करना है? पहले पढ़ना है, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये है रेस्क्यूड। इट मीन्स दिस इज इन पास्ट इन डेफिनेट। तो रेस्क्यूड है, तो इसकी जो पैसिव वॉइस होगी वो या तो वॉज और वर रेस्क्यूड हो जाएगी। ठीक है, तो हम सीधे ढूंढेंगे जहां पर भी वॉज रेस्क्यूड या वर रेस्क्यूड हो। पहला ऑप्शन आर बीइंग रेस्क्यूड, ये नहीं होगा। हैव बीन रेस्क्यूड, ये भी नहीं होगा। वर रेस्क्यूड यहाँ है,
आर रेस्क्यूड, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपको चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। डॉक्टर्स हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोन प्रॉब्लम आपको पता है कि ऑर्थोपेडिक जो होता है वो बोन से रिलेटेड होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, अब हम साथ साथ जान लेते हैं ये चारों जो स्ट्रीम है ये कौन कौन से डॉक्टर्स हैं। तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होता है ऑर्थोपेडिक्स का, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ ऑर्थोपेडिक्स का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होता है जो विच डील्स इन बोन एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। ठीक है, किरोपोडिस्ट होता है डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन फीट। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स तो बता ही दिया मैंने आपको। और लास्ट वन इज डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट इज स्किन डॉक्टर। ये आप में इसमें जो रूट वर्ड है डर्मिस है, यहाँ से ये डर्मिस है, इससे संबंधित बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्किन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ठीक है, शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स। तो ये जो पार्ट होता है इसमें प्लूरल होता है, ये आप ध्यान रख लो इस बात का। हम ऑप्शन देखते हैं। इमिनेंट, इमिनेंट क्या मतलब होता है? आसन्न। ठीक है, जो बिल्कुल होने की संभावना है, आप इसको इम्पेंडिंग कह सकते हो। ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन। ठीक है, एक्सपोनेंट एक मैथमेटिकल टर्म भी है, इसका मतलब होता है पावर। एमिनेंट पर्सनैलिटी, विशिष्ट, प्रसिद्ध। शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला जो वर्ड है ये पर्टिनेंट होता है। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट। ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफिस में ये वर्ड बहुत ही आपको कॉमनली मिल जाएगी। इट इज पर्टिनेंट टू नोट हियर, और इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन अपोजिट। हिंदी में आप प्रासंगिक कह सकते हो, प्रसंग से संबंधित, प्रासंगिक। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो फिर से वही करेंगे हम, सी डी बी ए, आपके चारों ऑप्शन सी ओपनिंग सेंटेंस हो सकते हैं। हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस। हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड अम्यूजमेंट। हर फेस का ये मतलब है कि ये किसी की चर्चा की जा रही है कि जिसका फेस फलाना फलाना है, तो ए आपका ओपनिंग सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। देन कम्स माई मदर लुक्ड अप इन टाइम टू सी मी फॉल। सी मी फॉल, यहाँ से ये लग रहा है कि कुछ ऐसी घटना के बारे में बात की जा रही है जो कि इससे पहले घटी हो, तो बी भी आपका ओपनिंग क्लॉज नहीं हो सकता है। बट आई मिस्ड मीन्स इससे पहले कुछ बातें हुई होगी, कुछ बातें कही गई होंगी, तो ये आपका ओपनिंग क्लॉज नहीं हो सकता, इसलिए आपका ओपनिंग क्लॉज डी होगा। और जिस किसी ऑप्शन में भी डी पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस है, वो आपका राइट आंसर होगा, डीसीबी। आपको आगे देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसे मार्क करोगे और आगे बढ़ोगे। अब हम पहुंच गए हैं क्लोज टेस्ट पे। द डॉक्टर लेफ्ट सम मेडिसिन विद द इंस्ट्रक्शंस फॉर गिविंग देम। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन दी उसे कैसे यूज करना है। वन वॉज टू डैश डाउन द फीवर। अब फीवर को क्या करना होगा? डॉक्टर ने कौन सी दवा दी? फीवर को उतारने की दवा दी होगी, यानी कि उसे कम करने की दवा दी होगी। तो वन वॉज टू ब्रिंग डाउन द फीवर। ब्रिंग के साथ डाउन यूज होगा। डिक्रीज डाउन हम नहीं यूज कर सकते, रिड्यूस डाउन भी यूज नहीं करेंगे, और स्ट्रिंग डाउन यूज नहीं करेंगे। तो ब्रिंग डाउन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड अनदर टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन। ठीक है, द जर्म्स ऑफ डैश कैन एग्जिस्ट ओनली इन एसिड कंडीशन। दो इन्फ्लुएंजा के जो जर्म्स होते हैं वो सिर्फ एसिड कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, जर्म्स एट इन्फ्लुएंजा या जर्म्स टू इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर होगा जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। बढ़ते हैं हम इसी क्लोज टेस्ट के अगले सवाल पर। द जर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा कैन एग्जिस्ट ओनली इन एसिड कंडीशन, ही एक्सप्लेन, एंड देन ही सेड देयर वाज डैश टू वरी इफ द फीवर डिड नॉट गो
अप टू अबव 103 डिग्रीज। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपकी फीवर 103 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाती है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देयर वाज डैश टू वरी, देयर वाज नथिंग टू वरी। आपका राइट आंसर होगा देयर वाज नथिंग टू, सॉरी, देयर वाज नथिंग टू वरी। देयर वाज एनीथिंग टू वरी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वरी करने इसने नहीं बोला है। देयर वाज नोबडी टू वरी, ये भी नहीं कहा, उसने कहा है कि वरी नहीं करना है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। क्वेश्चन नंबर, दिस वॉज एंड डैश ऑफ फ्लू। अब यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन से आप पता लगा सकते हो कि इसके बाद आने वाला जो भी वर्ड होगा वो A E I O U से शुरू होगा। ठीक है, तो इत्तेफाक से ये चारों ही ऑप्शन ई से शुरू हो रहे हैं, तो ये तो चलो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। दिस वॉज एंड डैश ऑफ फ्लू। दिस वॉज एन एक्सप्लोजन ऑफ फ्लू, कैन इट बी? एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है? विस्फोट। ठीक है, इरोजन का क्या मतलब होता है? कटाव हिंदी में। जियोग्राफिकल प्रोसेस है in which the top or earthen material are worn away by wind or water। ठीक है, तो लगता नहीं है कि ये भी दिस वॉज एन इरोजन ऑफ फ्लू हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं एक्सप्लोजन चेक करूंगा बाद में। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक होता है किसी भी डिजीज का सडन आउटब्रेक किसी खास जियोग्राफिकल एरिया में। तो अभी जो कोरोना फैला हुआ है हर जगह, ये एपिडेमिक है या पेंडेमिक है? ये पेंडेमिक है, इससे भी बड़ा रूप है ये। सो एपिडेमिक के बाद का स्टेज है पेंडेमिक। ठीक है, इसके बाद का स्टेज है ये सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया में फैला होता है, जबकि ये कंट्री या कॉन्टिनेंट में फैल जाता है। ठीक है, और एपिडर्मिस, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, तो ये एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्किन, एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्किन। तो दिस वाज एन डैश ऑफ फ्लू, सो दिस वाज एन एपिडेमिक ऑफ फ्लू इज योर राइट आंसर। तो अब हम आगे हैं अपने इस सेट के आखिरी सवाल पे, देखते हैं। दिस वॉज एन एपिडेमिक ऑफ फ्लू एंड देयर वाज नो डेंजर इफ न्यूमोनिया कुड बी डैश। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर निमोनिया को डैश कर दें हम तो कुछ भी खतरा नहीं होगा। तो हम बारी बारी से ऑप्शन चेक करते हैं। प्रिवेंटेड का क्या मतलब होता है? रोकथाम करना। ठीक है, और पोस्टपोन का क्या मतलब होता है? स्थगित करना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा स्थगित करना? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। इसको डिफर भी कह सकते हैं। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है? सुरक्षित करना। सुरक्षित करना। प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का मतलब होता है रक्षित करना। अब दोनों में क्या अंतर है मैं बता दूं आपको। अपने कल्चर को हम प्रोटेक्ट नहीं करते। किसी को प्रोटेक्ट करना मतलब आपका, आपकी बहन है या आपकी माँ है, आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उसे प्रिजर्व नहीं करोगे। आप प्रिजर्व क्या करोगे? प्रिजर्व दी कल्चर, आप कल्चर को प्रिजर्व करोगे, जबकि आप प्रोटेक्ट अपनी फैमिली को करोगे। और प्रिजर्व की तरह ही एक और वर्ड होता है, और वो होता है कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना। संरक्षित करना क्या होता है मतलब, जैसे कि संरक्षित करना मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। तो आप कंजर्व क्या करोगे? कंजर्व आप करोगे रिसोर्स या वाटर को कंजर्व करोगे। तो आप देख पा रहे हो कि तीनों में कितनी नजदीक और कितनी क्लोज डिफरेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा देयर वाज नो डेंजर इफ न्यूमोनिया कुड बी प्रिवेंटेड। अगर न्यूमोनिया को आप रोक लो तो कोई डेंजर नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा। तो यही समाप्त होता है आपका ये THSL का सेकंड शिफ्ट का सेट। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, ताकि ये बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। धन्यवाद।